आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के परिवेश को पढ़ेंगे और समझेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पे आपको कहानी का सार, कहानी के अंतर्वस्तु या फिर कहानी के परिवेश के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पंच परमेश्वर कहानी के परिवेश को पढ़ते और समझते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जब हम पंच परमेश्वर की परिवेश की बात करते हैं तो कहानी लिखते हुए प्रेमचंद का कौशल वर्णन में दिखाई देता है। जो प्रेमचंद का जो कौशल वर्णन की जो कला है वह इस कहानी में पूर्ण रूप से निखर के या उभर कर आता है। यह वर्णन पात्रों के परिचय में आया हो अथवा परिवेश का चित्र खींचते हुए प्रेमचंद इसे जीवंत बनाना चाहते हैं। प्रेमचंद का कौशल ऐसा है कि वे अपने कहानी का परिवेश या परिचय ऐसे बुनते हैं कि मानो वह सच्ची घटना महसूस होती है। कहानी में खाला का जिक्र आया है। खाला की समस्या के प्रकट होते ही उसका गांव के लोगों से अपनी गुहार लगाने का प्रसंग आता है। जब खाला को समस्या आती है तो वह अपने जो परेशानी है उसे लेकर लोगों के बीच में, अपने गांव के लोगों के बीच में जाती है। यहाँ प्रेमचंद गांव में मौजूद भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोगों का आकलन करते हैं। एक गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं तो प्रेमचंद इस कहानी में खाला के माध्यम से गांव के विभिन्न प्रकार के प्रवृत्ति वाले लोगों का परिचय पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर आगे पंचायत का दृश्य ऐसा खींचा गया है मानो पाठक को अपने साथ लेकर खुद प्रेमचंद वहां बैठ गए हों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद कहानी का परिवेश या परिचय ऐसे बुनते हैं कि मानो वह सच्ची घटना हो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का भी प्रबंध किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे। जब पंचायत में कोई आता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। तो प्रेमचंद का जो कहानी कहने का जो कौशल है वह अत्यंत सरल और सच्ची प्रतीत होने वाली होती है। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली गलौज कर रहे थे, कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। तो प्रेमचंद जो गांव का जो माहौल होता है, आपने देखा होगा, जो गांव का माहौल होता है पूर्णतः उसे हूबहू यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दूसरी पंचायत का दृश्य है। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्ष ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वहीं संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई अस्तित्व है या नहीं, और जब यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले ही पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में वह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्होंने स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। इन दोनों पंचायतों के दृश्य गांवों की भौगोलिक और सामाजिक संरचना की भी समृद्ध झलक देते हैं।
पंचायतों के दौरान पंचों का व्यवहार और लोगों की निगाहें भी ग्रामीण समाज के परिवेश को समझाते हैं। गांव में लोगों की आपसी झगड़ों झंझटों से ग्रामीणों का कैसा मनोरंजन होता है और इन झगड़ों में वे किस तरह बीच बचाव करते हैं, इसका भी दृश्य प्रेमचंद कहानी में खींच देते हैं। मामला अलगू के बैल के मर जाने पर उसका साहू जी से रुपये के लिए तगादा करने का है। देखिए, चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बरनाने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब साहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि किसी तरह से काम न चलेगा, इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। प्रेमचंद ने लिखा है, साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उसे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। प्रेमचंद ने यहाँ लिखा है कि साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होते हैं। जो साहित्यकार होता है अपने देश के तत्कालीन समय से प्रभावित होते हैं। जब किसी प्रकार की भावना देश में उठती है तो साहित्यकार उससे अछूता नहीं रह सकता। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और तीव्र विकलता से वह रो उठता है और उसके रुदन में भी व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। ऐसा संभव नहीं कि प्रेमचंद औपनिवेशिक सभ्यता के दुर्गुणों की पहचान न करें। यहाँ अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का उल्लेख किए बिना ही प्रेमचंद भारतीय न्याय व्यवस्था का एक प्रतीकात्मक चित्र खींचकर जहाँ औपनिवेशिक लूट पर ध्यान ले जाते हैं, वहीं मनुष्य के बुनियादी स्वभाव के स्वाभाविक चित्र भी प्रस्तुत करने की उनकी कला इस प्रक्रिया में साथ साथ चलती है। असल में प्रेमचंद मनुष्य के चरित्र की गहरी पहचान रखते थे। वे जानते थे कि सभी निर्धन भले नहीं होते और नहीं सभी धनवान हमेशा दुष्ट होते हैं। वे देश काल और परिस्थिति के अनुसार लोगों के चरित्रों को देखने समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उपयुक्त परिवेश की रचना आवश्यक है। उनकी कहानियों का यह परिवेश पाठकों को पात्रों से जोड़ता है और पाठक कहानी में रमने लगते हैं। कहना न होगा कि ठेठ यूरोपीय ढंग की आधुनिक कहानी का भारतीयकरण इसी पद्धति से संभव है, जिसके लिए प्रेमचंद की कहानियों में निर्मित परिवेश का महत्व असंदिग्ध है। इस कहानी को पढ़ के ग्रामीण समाज के जो परिवेश हैं, लोगों के बीच जो भी किसी बात के लिए झगड़ा झंझट होता है तो गांव के लोग उसे किस तरह से लेते हैं, उसमें किस प्रकार बीच बचाव करते हैं, इस तरह के ग्रामीण परिवेश को प्रेमचंद ने अपने कलम से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार उन्होंने सभी धनवान जो होते हैं वह तथा सभी गरीब सभी एक तरह के नहीं होते, सबके विचार अपने अपने और अलग होते हैं। इस प्रकार के विचारों को उन्होंने उस प्रकार के परिवेश देकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने पंच परमेश्वर कहानी की परिवेश को पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में था, इसलिए मैंने इसे अधिक विस्तृत रूप से बताने का प्रयास नहीं किया है, समझाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में।